हेलो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो भाई क्या हाल है जी? मस्ती मस्ती कर रहे हो कि नहीं? देखो, मौज मस्ती अपनी होती रहनी चाहिए। पढ़ाई का मजा तभी आता है। देखो, मस्ती करते करते अपन पहुंच चुके हैं चैप्टर 9 पे, जिसका नाम है द मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर। हिस्ट्री के रीजनल कल्चर के बारे में इस चैप्टर में पढ़ रहे होंगे। महा इजी, वेरी इजी, मौज मस्ती वाला चैप्टर है। तो उसी की तरीके से हम इसको 10-15 मिनट के अंदर खत्म कर देंगे। चिल मार के मेरे साथ बने रहो और समझते जाओ आपकी इजी सी हिस्ट्री। चलो जी, तो ईच रीजन हैज इट्स काइंड ऑफ लैंग्वेज, फूड, क्लोथ्स, पोइट्री, डांस, म्यूजिक, पेंटिंग। एग्जैक्टली, हर जगह की अपने खाना होता है, लैंग्वेज होती है, क्लोथ्स, प्रॉप, पोइट्री, डांस, म्यूजिक, पेंटिंग, राइट? इजंट इट? होती है कि नहीं होती? वेरी गुड। द चेराज एंड द डेवलपमेंट ऑफ मलयालम। अब क्या करते हैं, हम एक एक करके शुरू करते हैं कि आखिर ये किस तरीके से डेवलपमेंट शुरू कैसे हुए। तो पहले हमारा जो आज पढ़ना है वो है द चेराज एंड मलयालम लैंग्वेज किस तरीके से हुई। द चेरा किंगडम ऑफ महोदयपुरम was established in the 9th century in the southwestern part of the peninsula, part of present day Kerala. तो चेरा किंगडम कहाँ का? महोदयपुरम का। वो कब हुआ था? 9th सेंचुरी में एस्टैब्लिश हुआ था। साउथ वेस्टर्न पार्ट, मतलब सिंपल सी बात है, जहाँ पे केरला है ना वहाँ पे, ठीक है। तो चेरा किंगडम कहाँ था? केरला में था। इतना याद रखना। कब था? 9th सेंचुरी में। द रूलर्स इंट्रोड्यूस द मलयालम लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट इन देयर इंस्क्रिप्शंस। तो उस टाइम के जो इंस्क्रिप्शन, हमें हिस्ट्री पता कैसे चली भैया? इंस्क्रिप्शन से चली। जो पत्थर मिले जिन पे लिखा हुआ था, राजा महाराजाओं ने लिखवाया था, तो वो किस में लिखवाया था? मलयालम लैंग्वेज में। द फर्स्ट लिटरेरी वर्क्स इन मलयालम डेटेड टू द अबाउट द 12th सेंचुरी एंड डायरेक्टेड इंडेप्टेड टू संस्कृत, डायरेक्टली इंडेप्टेड टू संस्कृत। तो जो पहला लिटरेरी वर्क था मलयालम में, वो कहाँ मिला, कब मिला? 12th सेंचुरी के अराउंड में। और जो कि डायरेक्टली इंडेप्टेड, यानी कि वो जो लैंग्वेज पूरी तरह ली गई थी, किधर से ली गई थी? संस्कृत से ली गई थी। ओके, चलो अगला टॉपिक है अपना रूलर्स एंड रिलीजियस ट्रेडिशंस, द जगन्नाथ कल्ट। इसके बारे में पढ़ते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट चीज। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस प्रोसेस इज द कल्ट ऑफ जगन्नाथ, लिटरली लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड, अ नेम फॉर विष्णु एट पुरी, उड़ीसा। तो जगन्नाथ जो एक टेम्पल है पुरी में, उड़ीसा का, इसके बारे में देखते हैं। ऑफ दिस प्रोसेस इज द कल्ट ऑफ जगन्नाथ। जगन्नाथ का लिटरल मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड, पूरे दुनिया का, जग का नाथ। अ नेम फॉर विष्णु को यह नाम दिया जाता है। अब 12th सेंचुरी में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर्स ऑफ द गंगा डायनेस्टी, कौन? अनंत वर्मन, डिसाइडेड टू इरेक्ट अ टेम्पल फॉर पुरुषोत्तम जगन्नाथ एट पुरी। तो इतना भयंकर तरीके से लोगों के अंदर भक्ति थी विष्णु जी के लिए कि उन्होंने क्या करा, 12वीं सदी में गंगा डायनेस्टी का एक राजा जिसका नाम था अनंत वर्मन, बहुत पॉपुलर राजा था, बहुत पावरफुल राजा था। उसने डिसाइड करा कि वो एक सबसे बड़ा टेम्पल बनाएगा, इसके लिए, विष्णु भगवान के लिए, और उसका नाम रखा गया पुरुषोत्तम जगन्नाथ। और पुरी में ये टेम्पल बनाया गया, उड़ीसा में। ठीक है, चलो अगले आते हैं राजपूत और उनका ट्रेडिशन ऑफ हीरोइज्म। तो 9th सेंचुरी की बात करें, द रीजन दैट कॉन्स्टिट्यूट्स मोस्ट ऑफ प्रेजेंट डे राजस्थान वाज कॉल्ड राजपूताना बाय ब्रिटिश। तो जो एरिया पहले राजस्थान, आज के टाइम पे राजस्थान है, पहले के टाइम पे ब्रिटिश लोग उसको राजपूताना कहते थे। राजपूत रूलर चेरिश द आइडियल ऑफ द हीरो हु फॉट वैलियंटली। राजपूत रूलर इस आइडियल, उस आइडियल को, उसे आइडियल मानते थे जो राजा एक हीरो की तरह मतलब एकदम बेखौफ लड़ता था, मतलब वो किसी से डरता नहीं था। स्टोरीज अबाउट राजपूत हीरोज वर रिकॉर्डेड इन द पोएम्स एंड सॉन्ग्स। इवन आज के टाइम पे भी हम मूवीज वगैरह देखते हैं जिसमें राजपूत को कितना फियर्स, कितना पावरफुल, कितना ब्रेव दिखाया जाता है, क्योंकि वो थे ऐसे ही। नेक्स्ट टॉपिक आ गया है बियॉन्ड रीजनल फ्रंटियर्स, द स्टोरी ऑफ कथक। चलो, द टर्म कथक इज डिराइव्ड फ्रॉम कथा, अ वर्ड यूज्ड इन संस्कृत एंड अदर लैंग्वेज फॉर स्टोरी। कथा वर्ड तो हम सबने सुना होगा, कथा वाचन, कहानी सुनते हैं, कथा कहानी। तो ये जो कथक वर्ड है ना, वो कथा से निकला है। द कथक्स वर ओरिजिनली अ कास्ट ऑफ स्टोरी टेलर्स इन टेम्पल्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। एक्चुअली कथक्स कौन थे? वो एक कास्ट थी कहानी सुनाने वाले लोगों की नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स में। इट बिगैन, क्या पढ़ रहा हूँ मैं? एक्चुअली इट बिगैन इवॉल्विंग इनटू अ डिस्टिंक्ट मोड ऑफ डांस। कथक जो डांस है वो किस तरीके से इवॉल्व होना शुरू हुआ 15th सेंचुरी और 16th सेंचुरी में, भक्ति मूवमेंट के साथ। इससे पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि भक्ति मूवमेंट, भक्ति का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरे वर्ल्ड में किस तरीके से स्प्रेड हुआ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाइए देख लीजिए फटाक से, क्या किसी का कुछ जा रहा है, मस्त 15 मिनट जाएंगे पर समझ में आ जाएगा, बट इट्स ओके। चलो, तो इस तरीके से वो इवॉल्व हुआ अंडर द मुगल एम्परर देयर नोबल्स। कथक वाज परफॉर्म्ड इन द कोर्ट। और मुगल एम्परर के आते आते वो इतना पॉपुलर हो गया था कि कथक जो है राजा के दरबार में पेश होता था। इट डेवलप्ड इनटू 2 ट्रेडिशंस और घरानाज, वन इन द कोर्ट ऑफ राजस्थान एंड अदर इन लखनऊ। तो 2 ट्रेडिशंस और घरानाज बन गए। अब पर्टिकुलर
पॉपुलर जगह, एक तो हो गया राजस्थान में जयपुर में और दूसरा लखनऊ में. By the third quarter of the 19th century, it was firmly established as a dance form in the adjoining areas of present day पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, बिहार, मध्य प्रदेश. यानी कि 19th सेंचुरी का एंड आते आते एक टाइम आ गया था कि पूरे इंडिया के ये मेजर पार्ट्स में उसे एस्टैब्लिश कर दिया गया था एज अ पॉपुलर डांस फॉर्म. क्लियर? चलो. पेंटिंग फॉर पैटर्न्स, द ट्रेडिशन ऑफ मिनिएचर्स. होता क्या है मिनिएचर्स? मिनिएचर्स आर स्मॉल साइज्ड पेंटिंग, छोटी छोटी पेंटिंग्स होती हैं. द मुगल एम्परर्स अकबर, जहांगीर, शाहजहां पैटर्नाइज्ड हाईली स्किल्ड पेंटर्स. क्या करते थे? हाईली स्किल्ड पेंटर्स को अपने दरबारों में रख लेते थे और उनसे फिर पेंटिंग्स बनवाते थे. खूब मजेदार, बढ़िया. नाउ विद द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर, मेनी पेंटर्स मूव्ड आउट ऑफ द कोर्ट्स ऑफ द एमर्जिंग रीजनल स्टेट्स. बट जैसे जैसे मुगल एम्पायर डिक्लाइन होता गया, सारे पेंटर एक एक करके कोर्ट छोड़ के जाते गए. भाई राजा ही नहीं रहा तो सैलरी कौन देगा, है कि नहीं? दे रिटेन्ड एंड डेवलप्ड देयर डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स. बट उन्होंने क्या करा? अपने कुछ अलग कैरेक्टरिस्टिक्स बनाए, यानी कि कुछ अपनी अलग डिजाइन. जो मिनिएचर पेंट, आपका जो ट्रेडिशन था ना पेंटिंग्स का, मिनिएचर्स का, वो उन्होंने कैरी फॉरवर्ड करा. बसोहली एंड कांगड़ा स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स डेवलप्ड इन द हिमालयाज फ्रॉम द 17th सेंचुरी. तो उसी टाइम पे 17वीं सदी में बसोहली और कांगड़ा स्कूल ऑफ मिनिएचर का डेवलपमेंट शुरू हुआ, जहां पे आज के टाइम पे भी सिखाया जाता है. अब बात करेंगे बंगाल की. अ क्लोजर लुक बंगाल. क्या था आखिर बंगाल में खास? तो पहले बात करते हैं द ग्रोथ ऑफ रीजनल लैंग्वेज. बंगाली अपने आप में एज ए लैंग्वेज कैसे डेवलप हो गई? नाउ डेज पीपल स्पोक बंगाली. बंगाल में लोग क्या बोलते हैं? बंगाली बोलते हैं. From the 4th to the 3rd century BCE, commercial ties began to develop between Bengal, Magad, which led to the growing influence of संस्कृत. तो 4th से लेके 3rd सेंचुरी BCE यानी कि बिफोर क्राइस्ट एरा, जब जीरो आने वाला था, कमर्शियल टाइज शुरू होने लग गए थे बिटवीन बंगाल और मगध के बीच में, यानी कि राजाओं के बीच में दोस्ती हो रही थी. और भाई क्या हाल है, आजा अपन साढ़े यार. विच लेड टू द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ संस्कृत. अब मगध में संस्कृत चलती थी, बंगाल में कम चलती थी, बट उसकी वजह से क्या हुआ? संस्कृत का इन्फ्लुएंस बढ़ गया. Now, during the 4th century of the Gupta rulers established political control of the North Bengal and began to settle Brahmins in this area. अब क्या हुआ? 4th century में गुप्ता के रूलर्स जो थे, गुप्ता डायनेस्टी के, उन्होंने पॉलिटिकल कंट्रोल ले लिया बंगाल के ऊपर, जिसकी वजह से क्या हुआ? ब्राह्मण्स आके उस एरिया में सेटल होने लग गए. 7th सेंचुरी आते आते एक चाइनीज ट्रैवलर, जिसका नाम था जुआंग यांग, क्या जुआंग जांग, ऑब्जर्व्ड दैट लैंग्वेजेस रिलेटेड टू संस्कृत वर इन यूज ऑल ओवर बंगाल. उसने एक चीज नोटिस करी और ये चीज अपनी किताबों में लिखी, जो हमने पढ़ी. क्या लिखा उसने? कि जितनी भी लैंग्वेज बंगाल में चल रही हैं, कहीं ना कहीं वो संस्कृत से रिलेटेड है. इन 1586 अकबर ने जब बंगाल को अपना बना लिया, इट फॉर्म्ड द न्यूक्लियस ऑफ बंगाल सूबा. बंगाल सूबा के बारे में आपको पता होगा. सूबा क्या था? सूबा वॉज स्टेट जो अकबर के टाइम पे बनाए गए थे. हर सूबा का एक सूबेदार था, मनसबदार, और ये सारा मनसब, और आपको मैंने पूरा सिस्टम मुगल चैप्टर में पढ़ाया था, तो वो आप जाके देख सकते हो. बहुत सारे स्टेट से, कोई छोटा कोई बड़ा, है ना, और हर स्टेट का एक लीडर होता था. तो वहीं पे बंगाल को भी एक स्टेट बनाया गया और उसको सूबा बना दिया गया. नाउ ड्यूरिंग दिस पीरियड बंगाली डेवलप्ड एज ए रीजनल लैंग्वेज. उस समय के टाइम पे बंगाली एक रीजनल लैंग्वेज निकल के आई, जो वहाँ पे लोकली बोली जाती थी. इनफैक्ट बाय द 15th सेंचुरी द बंगाली ग्रुप ऑफ डायलेक्ट्स केम टू बी यूनाइटेड बाय अ कॉमन लिटरेरी लैंग्वेज. तो डायलेक्ट्स होते क्या है? 15th सेंचुरी आते आते बंगाल के जितने भी डायलेक्ट्स, इन द सेंस जितने भी वेज थे बोले जाने वाले, उन सबको यूनाइट करके कॉमन लिटरेरी लैंग्वेज बना दिया गया. कि अब ठीक है, कहीं पे कुछ बोला जा रहा है, कहीं पे एक काम करते हैं, अब एक खुद की प्रॉपर लैंग्वेज फॉर्म कर लेते हैं सारी चीज़ों को मिला के. ठीक है. अर्ली बंगाली लिटरेचर में बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, संस्कृतिक एंड नाथ लिटरेचर. अब बंगाली जो लोग पढ़ते हैं उनको पता होगा कि अर्ली, पहले के टाइम पे बंगाली लिटरेचर 2 टाइप्स में बांटी गई, संस्कृतिक और नाथ लिटरेचर. अब बात करते हैं बंगाल में पीर और टेम्पल्स के बारे में. From the 16th century, people began to migrate in large numbers from the less fertile western Bengal to the forested and marshy areas of southeastern Bengal. तो 16th सेंचुरी के बाद क्या होने लगा? 16th सेंचुरी के बाद लोग जो कहाँ रहते थे, लार्ज नंबर ऑफ लेस फर्टाइल एरिया में जो रहते थे, वो उठ के ट्रांसफर होने लगे फॉरेस्टेड और मार्शी एरियाज में साउथ ईस्टर्न बंगाल के. द अर्ली सेटलर्स थॉट sought some order and assurance in the unstable condition of the new settlement. तो जो पहले से लोग वहाँ सेटल हो गए थे, उनकी मदद से क्या हो पाया? एक अश्योरेंस हो पाया कि जो नया एरिया अब सेटल हो रहा है वहाँ पे एटलीस्ट थोड़ी बेसिक फैसिलिटीज तो हों, तभी तो नए लोग वहाँ और आने लग गए. ठीक है.
द कम्युनिटी लीडर्स कॉल्ड पीर वर द सोर्स ऑफ ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी ऑफ द अर्ली सेटलर्स। तो वो जो लोग वहाँ पे अर्ली सेटल हुए, उनके ग्रुप्स बन गए, उनके ग्रुप के लीडर को क्या कहा गया? पीर कहा गया। They included Sufi saint, soldiers, colonizers, Hindu, Buddhist deities and spirits। आपके इतने तरीके के लोग वहां पे आके शिफ्ट हो गए थे। From the 15th century onwards, temple construction started on a large scale। जैसे ही भक्ति मूवमेंट आया था, बहुत तेजी से टेम्पल बनने लग गए थे और बहुत सारी जितनी भी ये चीज़ें थी बनने लग गई थी। फिश एज अ फूड आज के टाइम पे बंगाल में बहुत पॉपुलर है भाई। बंगाल में मछली खाते हैं, फिश खाते हैं ना। फिश आर राइस, फिश एंड राइस आर अवेलेबल इन प्लेंटी इन द रिवर इन प्लेन्स ऑफ बंगाल, दस दीज बिकेम द स्टेपल फूड आइटम्स। ऐसा क्यों है? इट इज़ बिकॉज वहाँ पे कौन से आपके पास वहाँ पे क्या है? रिवर है, और रिवर में क्या होती है? मछलियाँ होती हैं। मछली और चावल ये तो वहाँ बहुत उगते हैं, इसीलिए वो वहाँ की स्टेपल डाइट हो गई। इज दैट क्लियर? और हमारा चैप्टर भी एकदम चक दे फटे क्लियर हो गया। फटाक से कमेंट करके बता दो वीडियो अच्छी लगी कि नहीं, चैप्टर समझ में आया कि नहीं। अच्छी लगी हो तो लाइक करे बिना तो कहीं जाना ही नहीं है। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है भाई, वेरी बैड यार, सब्सक्राइब मारो यार, किसका इंतजार करो, फटाक सब्सक्राइब मारो। वेरी गुड, शाबाश। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड मौज मस्ती करते रहिए।